था कि जालिम के दिन गिने होते हैं और जालिम की पकड़ बहुत सख्त होती है। सुन रखा था, देख भी लिया था, लेकिन इतनी जल्दी जालिम शिकंजे में आ जाएगा, इतनी जल्दी हुकूमत में और पावर में रहते हुए एक्सपोज हो जाएगा, यकीन जानिए इसका अंदाज़ा ना मियाँ साहब को था ना मुझे था। इसलिए आज हम सर झुकाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आप देखें कि जिसने सज़ा दी अरशद मलिक साहब मरहूम, उन्होंने नवाज में अपनी ज़िंदगी में गवाही दी। अपने नौकरी के मुलाजमत के दौरान उन्होंने ये गवाही दी। उसके बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, जो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज थे, उन्होंने अपनी दौराने मुलाजमत नवाज शरीफ साहब के हक़ में गवाही दी और कहा कि जिस शख्स ने 2 साल की मेहनत के नतीजे में नवाज शरीफ के मुकदमे और उनके फ़ैसले करवाए, ज़ोर, ताकत, धौंस और धांधली के नतीजे में वो शख्स उनके पास चल कर गया, वो शख्स जो आज पूरी दुनिया में तनकीद का निशाना बना है और अपने हक़ में या अपनी सफाई में कहने के लिए कोई चीज़ नहीं है, वो शख्स गया शौकत अजीज़ सिद्दीकी के पास और कहा कि नवाज शरीफ साहब के बेंच में या तो ना बैठना या फिर नवाज शरीफ साहब को बेल नहीं देनी। और अब गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जज हैं, उनकी ये गवाही आ गई कि साकिब निसार साहब ने, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान की हाईएस्ट कोर्ट के, एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उनके सामने फ़ोन पर ये कहा, बल्कि ये गारंटी ली कि नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज़ को इलेक्शन से पहले बेल नहीं दी जाएगी। और जब उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब के मामलात बहुत फ़र्क होते हैं। आप ये ऐसे एक्ट करें जैसे आपने ये बात सुनी ही नहीं, सुनी अनसुनी कर दें, यानी कि अपनी मजबूरी का भी इजहार किया और इस बात से इनकार नहीं किया कि मैं तारीख़ की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी करने जा रहा हूँ। लेकिन बजाय इसके कि नवाज शरीफ को इंसाफ मिलता, पहली गवाही पे मिलता, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की गवाही पे उनको इंसाफ मिलता। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब कोई आम शख्स नहीं है, उन्होंने आइन और कानून का हल्फ उठा रखा है। वो इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन जज थे। उन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान ये सवाल उठाया, ये शहादत दी, तो बजाय इसके कि उनकी इस शहादत पर एक्शन लिया जाता, नवाज शरीफ को इंसाफ दिया जाता, भले आप शौकत अजीज़ साहब को बुला लेते, जनरल फैज़ साहब को बुला लेते, दोनों को बुलाते, दूध का दूध पानी का पानी करते, आपने उस मुअज़्ज़ज़ जज को नौकरी से फारिग कर दिया। बल्कि ना सिर्फ ये, आपने उसको सच बोलने की पादाश में आपने उसका मुकदमा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले गए और अब वो रिटायर हो गए हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो गई है, लेकिन वो अभी तक अपने लिए इंसाफ के मुंतज़िर हैं और अपना मुकदमा की बारी आने के मुंतज़िर हैं। तो जिस मुल्क में जो मुनसिफ हैं वो ही उन्हीं को इंसाफ ना मिले, तो आपकी और मेरी इंसाफ की फराहमी तो बहुत दूर का ख्याल है। उसके बाद शहादत आई ख़ुद सज़ा देने वाले जज की, जिनका नाम अरशद मलिक है, जो अब अल्लाह ताला के पास जा चुके हैं। तो बजाय इसके कोई कार्रवाई की जाती, उनकी जो इल्ज़ामात थे उसकी तहकीकात होती, आपने उन्हीं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और उस मामले को इस तरह दबा दिया जैसे वो कोई मामला ही नहीं था। बजाय इसके कि आप तहकीकात करते कि अरशद मलिक को उसकी वीडियो किसने दिखाई और क्यों ब्लैकमेल किया, एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को या जिसकी हुकूमत थी उसको
सज़ा देने के लिए, जाली सज़ा देने के लिए आपने उस जज को कहा कि वो कानून के जो चेहरे पर दाग है, बदनुमा दाग है, तो वो दाग आपने मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने उस दाग को मज़ीद गहरा किया और जज को सज़ा दी, शहादत देने वाले को सज़ा दी, लेकिन जिसके बारे में उसने शहादत दी थी उसके बारे में आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज साहब हैं, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन का नोटिस उनको दिया है, अंसार अब्बासी साहब को, जिन्होंने ये ख़बर जो है वो अखबार में छापी और जिस मीडिया हाउस ने चलाई, उनको अदालत में बुला लिया गया और उनको सिर्फ एक पैगाम रसां होने का उनको उसकी सज़ा ये दी गई कि उनके ऊपर तौहीन लगा दी गई और उसका नोटिस जारी कर दिया गया। हालांकि आप उनको भी बुलाते, उनसे सच पूछते, सुनते, लेकिन सबसे पहला नोटिस अगर किसी को जाना चाहिए था तो वो थे एक्स चीफ जस्टिस और तब के सिटिंग चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। और साकिब निसार साहब सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लेना कि मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं आकर जवाब दूं या अदालतों के चक्कर लगाऊं, तो ये तो जवाब आपकी जो आपने जुल्म किया है, नाइंसाफ़ी की है, उसका सबूत है। जब नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम लगा, मुझ पर इल्ज़ाम लगा, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या था? क्योंकि हम बेकसूर थे, नाजायज़ इल्ज़ाम था, तो हमने कहा हम खड़े हैं, हमारा एहतसाब करो। 200 के करीब हमने पेशियां भुगती जाली मुकदमों के अंदर। और आप साकिब निसार साहब, आपने सारी ज़िंदगी आप इंसाफ के, कानून के तालिब इल्म रहे हैं, इंसाफ की तरसील के ज़िम्मेदार रहे हैं, हाईएस्ट कोर्ट के सरबराह रहे हैं, और आपने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मैं क्यों इसमें आऊँ? ना मैं इनकार कर रहा हूँ, ना मैं इकरार कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है अदालतों के चक्कर लगाने की? तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ तो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म था, उसने अपने पूरे ख़ानदान समेत, अपनी बेटी समेत, उसने झूठे मुकदमात को, आज ये 5वां साल है हमें अदालतों के चक्कर लगाते हुए। अगर एक मुंतखब वज़ीर आज़म, 22 करोड़ अवाम का मुंतखब वज़ीर आज़म ऑफिस छोड़ सकता है, अदालतों के सामने पेश हो सकता है, जजेस के सामने पेश हो सकता है, कानून के सामने सर झुका सकता है, आइन के सामने बेगुनाह होते हुए भी सर झुकाता है, तो आप आइन और कानून से मावरा किस तरह हो गए? और आपको ये इल्म होना चाहिए कि जब कोई बयान हल्फी आता है, जब कोई एफिडेविट आता है, तो उसके जवाब में भी बयान हल्फी ही लाया जाता है। उसके जवाब में कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाती जिसमें ये कहा जाए कि कोई होता कौन है मुझे अदालत में बुलाने का, मैं चक्कर अदालतों के नहीं लगा सकता। आप झूठे मुकदमात में वज़ीर आज़म को अदालतों के चक्कर लगवा सकते हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को आप चक्कर लगवा सकते हैं, लेकिन आप एक सच्चे इल्ज़ाम में, जिसका सबूत पूरी दुनिया ने देखा, उसमें आप एक अदालत के सामने पेश होने की भी रवादार नहीं है। और फिर आप ये देखें कि इंसाफ के मयार आप देखें कि मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुना देने वाली जो अदालत थी या जो फैसला था, उसको ओवरटर्न कर दिया जाता है सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो खसूसी अदालत जिसने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को, कौम के मुजरिम को, पाकिस्तान के मुजरिम को, जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, उसको जिसने सज़ाए मौत सुनाई थी, उस सज़ा को ख़त्म कर दिया जाता है सिर्फ इस छोटे से उसके ऊपर कि उस खसूसी अदालत की जो मंजूरी थी वो कैबिनेट ने नहीं दी थी। और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही की गवाही, शहादत 3 जजेस ने दी, लेकिन फैसला जूं का तूं बरकरार है। तो इंसाफ के ये मयार आप कौम के सामने हैं, सब देख रहे हैं। और अंसार अब्बासी साहब की मैं इज़्ज़त करती हूँ, पूरी दुनिया ये मानती है कि वो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, हमारे ख़िलाफ़ भी ख़बरें लिखते हैं, हमारे ख़िलाफ़ भी
अगर कोई बात है तो वो करते हैं। तो इंसाफ का तकाजा ये था कि बुलाकर सुना जाता और सच बोलने को तौहीन का नाम ना दिया जाता। सच जो है वो तौहीन नहीं है, सच निजात है। और अतर मिनल्ला साहब एक बहुत मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करें। दूसरा, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इस वक्त वजीर आजम इमरान खान भी पहुंच गए हैं। उस पे मेरी बात सुनने की बजाय मैं इकबाल कोट कर देता हूं, जिसने कहा था, हजरत अल्लामा इकबाल ने, कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। आई रिक्वेस्ट यू सर, टेक अप आइटम नंबर 4। आइटम नंबर 4। Item number 4. There is an amendment in the name of Mr. Mohsin Dawar. Mohsin Dawar, ji, please. No, ji, please. Mohsin Dawar, किधर है? जी. No point of order. जी. किधर है Mohsin Dawar? जनाब स्पीकर. जी, move अगर मजीद गुंजाइश होती तो कुर्सी मेरी असेंबली से बार जी प्लीज वो कर देते हैं। जनाब स्पीकर, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो बहुत अफसोस का मुकाम है कि आज अली वजीर इस हाउस में मौजूद नहीं है। मोहसिन दावड़ इस वक्त पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वो खिताब करें। इस वक्त पार्लिमानी लीडर्स और मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो खिताब कर रहे हैं और साथ ही साथ इस वक्त जो मोशन है वो मूव किया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि तौहीन अदालत किस चीज़ का नाम है या मुनसिफ की तौहीन किसका नाम है, तो आप अभी 2-3 दिन पहले के हुकूमती एक शख्स के, जिसका नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करती, उसने ये बात की थी कि उस जज को सामने खड़ा करके जूते मारने चाहिए। इससे बड़ी तौहीन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की 74 साल की तारीख़ में कभी पाकिस्तान में ना किसी मुनसिफ की हुई है ना अदलिया की हुई है। और इस तौहीन पे अगर नोटिस नहीं लिया जाता, बाकी जो इतने वाक़यात है तौहीन के, उसका अगर नोटिस नहीं लिया जाता तो फिर शकूक व शुबहात उठेंगे और जायज़ होंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ, और मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है, जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं वो मुझसे ज़्यादा इस बात को जानते हैं कि जब अदालत में कोई मुल्ज़िम आता है तो आप उसके सामने मुक़द्दस किताब को रखते हैं और आप उसको ये कहते हैं कि किताब पे हाथ रखो और ये हल्फ लो, ये कसम खाओ कि तुम सच कहोगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। तो जब आप तरगीब देते हैं मुक़द्दस किताब पे हाथ रखने की, कि हाथ रखो और कसम खाओ कि सच कहूँगा, तो फिर आपको उस सच को सामने आने देना चाहिए। आप उस सच बोलने की तरगीब दे रहे हैं लोगों को, और जब वो सच सामने आ रहा हो और कुदरत सामने ला रही हो तो आपको फिर उस सच का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। और जब जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे, उन्होंने कहा कि मैं भी कुरान पे हाथ रखता हूँ, साकिब निसार साहब भी कुरान पे हाथ रखें और फैसला कर लें कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। तो जो सच्चा था उसने ये बात कर दी, वो जो झूठा था वो दौड़ गया। अब वो ना अदालत में आएगा, ना ही किसी टीवी इंटरव्यू में आपके किसी भी सवाल का सामना करने का तैयार होगा, क्योंकि उसके पास अपने मजालिम का कोई जवाब नहीं है। और सिर्फ मैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज हैं, मैं सिर्फ उनकी गवाही पर नहीं जाती, उसका फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन जिन चीज़ों का फैसला हो चुका, जिन चीज़ों से ये साबित हो चुका कि साकिब निसार साहब न सिर्फ कानून के, अदलिया के, कौम के, आइन के और इस 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं, उन चंद चीज़ों में से मैं आपको ज़रा कुछ दोबारा याद दहानी करा दूं कि जो फुर्तियाँ उन्होंने अपने चीफ जस्टिस होने के दौरान दिखाई थीं, उससे साफ जाहिर था कि उनके सामने एक
नेफेरियस डिज़ाइन था, एक साजिश थी जिसको उन्होंने अंजाम देना था, जिसका वो मोहरा बने। उनके सामने एक एजेंडा था जिसकी तकमील उनकी जिम्मेदारी, उनकी जो सरबराही है उसमें होना थी। चुन कर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लोगों पर तौहीन अदालत लगाई, मुस्लिम लीग नून के सिटिंग MNAs पर लगाई, मुस्लिम लीग नून के विनिंग हॉर्सेस पे लगाई, उनके इलेक्टेबल्स पर लगाई, जिनका उनको यकीन था कि ये मुस्लिम लीग नून के लोग इलेक्शन में जीत के मुस्लिम लीग नून की नंबर ऑफ सीट्स में इजाफे का बाइस बनेंगे, जिसमें ये तलाल चौधरी साहब आपके साथ खड़े हैं, मेरे दाएं दानियाल अजीज़ साहब ये साथ पीछे खड़े हैं, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे मुस्लिम लीग नून में आपको उन लोगों की कमी नज़र नहीं आएगी जिनको चुन कर तौहीन अदालत पर सुओ मोटो नोटिस लेकर उनको सच बोलने की पादाश पर उनको इंतखाबी मैदान से बाहर किया गया। साकिब निसार साहब ने किया, और ना सिर्फ ये बल्कि हमारे सेनेटर्स को, हमारे अपने MNAs को, MPAs को, सेनेटर्स को उन्होंने शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोका, क्योंकि वो जानते थे कि वो मुंतखब हो जाएंगे और PMLN की इलेक्टोरल स्ट्रेंथ का बाइस बनेंगे। और उसके अलावा बदनाम ज़माना, अब मैं क्या कहूँ, पनामा करते हुए जो इकामे पर ज़िल्लत का सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ, वो साकिब निसार साहब की सरबराही में हुआ। और वहीं पर उन्होंने बस नहीं किया, वो उतना ही इंसाफ का कत्ल पे उनको तसल्ली नहीं हुई, उन्होंने ताहयात 22 करोड़ अवाम के रिप्रेजेंटेटिव नवाज शरीफ को उन्होंने नाअहल किया। ताहयात उसकी बेटी को बगैर कोई इलेक्शन लड़े, बगैर कोई सरकारी ओहदा रखे हुए 7 साल सज़ा दी, नाअहल किया। और उसके बाद वहीं पर उनका दिल नहीं भरा तो उन्होंने तारीख एक बना दी इंसाफ के कत्ल की। उन्होंने नवाज शरीफ को PMLN की सदारत से भी हटा दिया। और उन दिनों में मुझे अच्छी तरह याद है, लोग ये जुल्म देखकर कहने पे मजबूर हो गए थे कि मुकदमा चाहे परवेज़ रशीद साहब का हो या मुकदमा आपका हो या किसी और का हो, सज़ा नवाज शरीफ को मिलेगी और बार बार मिलेगी और उसी बेंच से मिलेगी और उसी कोर्ट से मिलेगी। और जी नहीं, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तारीख के अंदर हर चीज़ दर्ज है, वो ना आप भूले ना मैं भूली हूँ। बल्कि सिर्फ आप ये देखें कि जब उन्होंने ये एक्सेसेस कमिट कर ली, जब ये ज़्यादतियाँ वो कर चुके, तो बजाय इसके कि वो शर्मसार होते या कहीं ना कहीं उसको अनडू करने की कोशिश करते या बैलेंस आउट करने की कोशिश करते, वो कहाँ किस तरफ चल पड़े।